दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के लिए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें जो मॉडल पेपर आपके 2026 में जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 सब्जेक्ट का कर लिया है, जिसमें साइंस और साथ साथ में सोशल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको सॉल्व हमने कर लिया है। आज की क्लास में हम तीसरा मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका है हिंदी। कौन सा है? हिंदी। इस हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की क्लास में क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी साथ साथ में मेरे दोस्तों, इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके 100% सही उत्तर के साथ भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का कि कौन सा है। मेरे दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कुल आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने रहते हैं, 100 रहते हैं, जिसमें से 50 प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरे 100 प्रश्न का क्या करूँगा, बताऊँगा कि 100 प्रश्न के सही उत्तर क्या है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, उन 100 में से 85 ही प्रश्नों का उत्तर क्या करना है, देना है। तो पहला प्रश्न आपका है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है। तो इसका हिंदी जो रूपांतरण है वह ललई सिंह यादव ने किया है। किसने किया है? ललई सिंह यादव। जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है उसके इंग्लिश में उसको किसने लिखा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और उसका हिंदी में किसने अनुवाद किया है? तो वह ललई सिंह यादव ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। दूसरा प्रश्न है कि बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अगर बात करें, उनके अनुसार, बाबा साहेब के अनुसार, तो गंभीर दोषों से क्या है, युक्त है। यानी बहुत सारे उसमें दोष क्या है, शामिल है। अगला प्रश्न है तीसरा, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। तो जो गुरु नानक है उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार का हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, यानी नाम का जप करना चाहिए, बाहरी दिखावा करना नहीं चाहिए। इसका मतलब उसको हम कहते हैं निर्गुण, यानी जिसमें आकार नहीं माना जाता है कि भगवान का रूप किस प्रकार का है, वह आकार न मान करके सिर्फ नाम का जप किया जाता है, उसको निर्गुण कहा जाता है। और जो आकार मान करके चलते हैं उनको क्या कहा जाता है, सगुण कहा जाता है। तो गुरु नानक किस प्रकार के हैं? तो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। अगला प्रश्न है कि संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। तो यह किसके साथ मिल जाने की बात कहते हैं? तो गोविंद के साथ। किसके साथ? गोविंद के साथ, यानी भगवान के साथ मिल जाने की क्या करते हैं, बात करते हैं, जो उनका पाठ दिया गया है। अगला प्रश्न है पांचवा, दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। यह आपकी सेकेंड हिंदी का है। सेकेंड हिंदी में पहला जो चैप्टर है दही वाली मंगवा, उसका पूछ रहा है कि उसका हिंदी में क्या है, कि मुख्य रूप से वह कहानी किसमें है मेरे दोस्तों, तो वह कन्नड़ भाषा में है। किसमें है? कन्नड़ भाषा में। उसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो बी आर नारायण ने किया है। किसने किया है? बी आर नारायण। यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कि दही वाली मंगवा से कर्ज किसने मांगा। तो जब आप दही वाले पाठ पढ़ेंगे, दही वाले मंगवा पाठ पढ़ेंगे, तो आप उसमें अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि किसने मांगा था। तो रंगपा नाम का एक जुआरी व्यक्ति रहता था उस गांव में, उसी ने क्या किया था, मंगवा से कर्ज मांगा था। अगला प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो नलिन विलोचन शर्मा की जो स्कूल की पढ़ाई हुई है वह पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। कहाँ से हुई है? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है, तो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। तो सेन साहब की लड़की जो थी वह कौन कौन थी? तो सीमा थी, आलो थी, आरती थी, सफाली थी, या क्या थी, उनकी लड़कियां थी 5 लड़की। और इसमें से कौन, मोहिनी जो थी, इस नाम की लड़की नहीं थी। अगला है कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो रसखान जो है वह सवैया में सिद्ध है। किसमें सिद्ध है? सवैया जो रहता है छंद, उसमें क्या है, वे सिद्ध है। इस प्रकार के वह क्या करते हैं, लेख लिखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कि कबीर खान के आराध्य हैं।
तो रसखान के जो आराध्य हैं वह कौन है? कृष्ण है। कौन है? कृष्ण है। कृष्ण के ऊपर ही उन्हीं को वह क्या करते हैं? मानते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? तो जब आप सेकेंड हिंदी पढ़ेंगे तो इसमें दूसरा चैप्टर जो है ढहते विश्वास, उस ढहते विश्वास में बाढ़ आता है। क्या आता है? बाढ़। और बाढ़ में क्या होते हैं? लोग क्या होते हैं? उसमें बह जाते हैं। वह किसके कारण से? बाढ़ के कारण से। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया था? तो ढहते विश्वास कहानी में जो मुख्य पात्रिका है वह तो लक्ष्मी है। तो बांध की निगरानी के लिए सबसे जो बड़ा लड़का था अयुत, उसको उन्होंने क्या कर दिया था? उसने भेज दिया था। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो भारत से हम क्या सीखे? इस पाठ के जो लेखक हैं वह कौन है? मैक्स मुलर। अब महारानी विक्टोरिया के द्वारा उनको नाइट की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? नाइट की उपाधि। लेकिन उनको वह उपाधि बहुत छोटी लगी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? उसे अस्वीकार कर दिया। अगला है 14 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो वे कहते हैं कि जो जितने भी प्रचलित कहावतें या दंत कथाएं हैं सब वह कहाँ से? पूरब से क्या ली गई है? उधार ली गई है। तो यह पूरब से उधार ली गई है। तो यह कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर के कवि है? तो प्रेम के पीर के कवि मेरे दोस्तों कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि की अगर बात करें तो वह कौन है? घनानंद है। कौन है? घनानंद। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे कविता, फर्स्ट हिंदी में जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें जो घनानंद है वह अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। यानी प्रेमिका सुजान के आंगन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो है वह गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। किस भाषा के? गुजराती। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कर देने की सलाह देने लगा? और माँ शीर्षक जो कहानी है उसमें एक लड़की पागल हो जाती है। जब वह ठीक हो जाती है तो जो माँ है वह अपनी बेटी मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करने के लोग क्या करने लगते हैं? उसको सलाह देने लगते हैं कि आप भी भर्ती करके देखें। वह लड़की कौन सी थी? कुसुम थी। कौन थी? कुसुम। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला नंबर है 19 नंबर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए? तो आलोक पर्व के लिए प्राप्त हुआ है। किसके लिए? आलोक पर्व के लिए। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? इसका सही उत्तर है। अगला है 20 नंबर प्रश्न है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो कामसूत्र ग्रंथ के नामक कौन है? वत्स्यायन है। कौन है? वत्स्यायन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो यह इनका एक कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। जो उस समय के सबसे प्रतिष्ठित जो साहित्यकार रहते हैं उनको एक युग, जब तक वह लिखे हैं जितने समय में, उसको एक युग बना दिया जाता है। तो यह किसके समय के थे? तो भारतेंदु युग के। किसके युग के? भारतेंदु युग के। 22 नंबर प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो जब आप स्वदेशी शीर्षक पाठ पढ़ेंगे तो वह किसके कारण बताते हैं कवि? तो विदेशी विद्या पढ़ कर कहते हैं कि विदेशों की पढ़ाई पढ़ करके लोगों की जो भारतीय हैं उनकी बुद्धि भी क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। जैसे भी रहते हैं वैसे इनका भी रहन सहन हो गया है। अगला कार्य है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो कहानीकार जो सुजाता है उनका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। क्या है? एस रंगराजन। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो वह कौन सा विभाग था? तो बहिरंग रोगी विभाग। कौन सा था? बहिरंग रोगी विभाग। यानी ऑप्शन नंबर डी।
जब आप नगर शीर्षक कहानी पढ़ेंगे तो उसमें वल्ली अमाल जो है उसकी लड़की पपाती को मेनिंजाइटिस नामक क्या है बुखार है। जब यह क्या होता है, सिर पर बुखार अगर हो जाता है, चढ़ जाता है माथे पर, तो उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो वह किस बीमारी से, मेनिंजाइटिस, और उसकी भर्ती जो थी वह किस विभाग में, बहिरंग रोगी विभाग में था। अगला है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि के जो लेखक है वह गुणाकर मूल्य है। कौन है, गुणाकर मूल्य, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला है 26 नंबर प्रश्न है कि पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में क्या है, प्रसिद्ध है। तो कौन है वह, भोज। कौन है, भोज, राजा भोज। ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला है 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो जो प्रकृति और प्रेम से संबंधित है वह सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं। तो भारत माता शीर्षक के जो लेखक है वह कौन है, सुमित्रानंदन पंत। तो भारतवासी जो उनके कविता के अनुसार अगर देखें तो भारतवासी जो आवास के अभाव में, यानी घर उनका नहीं है, तो उसके अभाव में वे कहाँ ज़िंदगी बिताते हैं, तो वे कहते हैं कि फुटपाथ पर वे ज़िंदगी क्या करते हैं, बिताते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला है 29 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में किसने अनुवाद किया है। तो धरती कब तक घूमेगी जो कहानी शीर्षक कहानी है उसका राजस्थानी से हिंदी में कहानीकार ने स्वयं किया है, और उस कहानीकार के लेखक का नाम क्या है, तो सांवर दहिया है। क्या है, सांवर दहिया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला है प्रश्न कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्यौहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया। जब आप सेकंड हिंदी का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तो 5वां चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक है सांवर दहिया। उसमें जो मुख्य पात्रिका है सीता, उसके 3 पुत्र हैं, और तीनों पुत्र क्या करते हैं कि एक नियम बनाते हैं और कहते हैं कि माँ को एक एक महीने सब कोई क्या करेगा, रखेगा, और वह खिलाएगा उन्हें। तो यह किस त्यौहार के बाद बात की जाती है कि इस त्यौहार के बाद रखा जाएगा, तो होली का त्यौहार। कौन सा त्यौहार, होली का त्यौहार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। 31 नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी। तो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत के द्वारा रचित कौन सी शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी मेरे दोस्तों, तो वह कहानी जो थी वह जिंदगी और जोंक। कौन थी, जिंदगी और जोंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे। तो जब आप फर्स्ट हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें आपका 6ठा चैप्टर जो है उसमें बहादुर नामक कहानी, उस कहानी के जो लेखक हैं उनके उस लेखक में बहादुर को कौन लेकर के आया था, तो लेखक के जो साले साहब थे वह लेकर के आए थे। अगला है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को। 14 अप्रैल 1891 को किनका हुआ मेरे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जवाब देंगे। आपका फर्स्ट हिंदी का जो पहला चैप्टर है उसके जो लेखक हैं उनका जन्म हुआ है, तो आप जवाब देंगे कि उस लेखक का नाम क्या है। 34 नंबर प्रश्न है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं। तो जनतंत्र का जन्म जब शीर्षक आप कविता जब पढ़ेंगे तो उसमें कवि कहते हैं कि अब जनता के जो राजदंड बनने वाले हैं वह क्या बनने वाले हैं, फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं, राजदंड। दंड देने के लिए वही क्या होगा, बनेगा, काहे कि जनता ही सिंहासन पर क्या होने वाली है, बैठने वाली है, इसलिए उनके जो हथियार हैं वही क्या बनेगा, दंड देने के लिए हथियार बनेगा। अगला है 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। तो कौन है मेरे दोस्तों वह, तो वह बात करें तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। हिरोशिमा शीर्षक कविता है, इसमें बताया गया है कि जब अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था, तो उस परमाणु बम की जो रोशनी थी वह अचानक से सूर्य के जैसा प्रतीत हो रही थी। तो किसकी थी, तो परमाणु बम का जो सूरज का प्रतीक क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर
संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? यानी पंडित बिरजू महाराज जो कथक नृत्य सीखते थे तो संगीत भारती दिल्ली में है, वहाँ से सीखते थे, तो उसकी पहली कमाई से वे सिखाते थे, तो वहाँ की पहली कमाई से उन्होंने साइकिल खरीदी थी। क्या खरीदी थी? साइकिल। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो कुंवर नारायण के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है? एक वृक्ष की हत्या। और यह किस कविता संग्रह से? तो इन दिनों कविता संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया है? इन दिनों से। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? सही है। अगला है अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजेल द अबिन्यो? तो यह किसकी विख्यात कृति है मेरे दोस्तों? तो पिकासो की है। किनकी है? पिकासो की। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो हमारी नींद शीर्षक कविता में बताया गया है कि जितने देर हम सो रहे होते हैं उसमें कईयों का जीवन क्रम पूरा हो जाता है, और उसमें बताया गया है किसको उदाहरण दे करके? मक्खी का जीवन क्रम क्या हुआ? पूरा हुआ। अगला है विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है? तो मणि कौल के द्वारा किस फिल्म का निर्माण हुआ है? विनोद कुमार शुक्ल की एक रचित कहानी है जिसका नाम है नौकर की कमीज। क्या नाम है? नौकर की कमीज। इसी पर मणि कौल के द्वारा क्या किया गया है? फिल्म बनाई गई है। 42 नंबर प्रश्न है कवयित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? तो या किससे? तो टूटते हुए गमले से की है। कहती हैं कि जैसे गमला क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक वैसा ही जब छोटा बच्चा ग लिखता है वह भी क्या हो जाता है? टूटा हुआ क्या होता है? दिखाई देता है। क्या कि आप उसमें देखे होंगे जब छोटा बच्चा लिखता है ग, तो उसमें जो बंसी वाला भाग है उसको छोटा बना देता है और जो डंडी वाला भाग है उसको बहुत बड़ा कर देता है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह क्या हो गया हो? टूट गया हो। अगला प्रश्न है 43 नंबर नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की किस विद्या में रचित है? तो नौबत खाने में इबादत जो है वह व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की देवड़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का क्या है? जिक्र है। तो जब आप नौबत खाने में इबादत पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि बालाजी मंदिर की देवड़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का क्या है? जिक्र है। तो कौन सी मंदिर? बालाजी का मंदिर जो काशी में क्या है? मौजूद है। अगला है निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो यह कौन सा था? तो वनलता सेन था। कौन था? वनलता सेन। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 46 नंबर लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू जो है वह कहाँ पर बोलता है मेरे दोस्तों? तो वह कटहल के पेड़ पर। कहाँ पर बोलता है? कटहल के पेड़ पर। अगला है महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की माता का नाम मेरे दोस्तों क्या था? तो वह पुतली बाई था। क्या था? पुतली बाई। यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर कि महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो जब आप फर्स्ट हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें आखिरी जो चैप्टर है गद्य सेक्शन का, गद्य वाले भाग का, तो उसमें सबसे आखिरी चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। उसमें उन्होंने बताया है कि सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध जो है वह सबसे क्या है? बढ़िया शिक्षा है। यानी बिना हिंसा किए हुए किसी चीज़ का विरोध करना, वह क्या होता है? बढ़िया शिक्षा होता है। तो यहाँ 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध से रहस्योन्मुखता है? यानी काव्य शैली किस रूप में? गीत के रूप में, और भावबोध में क्या है? रहस्य है। ऐसी कविता किनकी है? तो रेनर मारिया रिल्के की है। किनकी है? रेनर मारिया रिल्के। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। 50 नंबर प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो इसके लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के, जिनका जन्म जर्मनी में, ऑस्ट्रिया जर्मनी में हुआ था।
अब इसमें कविता में वे कहते हैं कि भगवान की जो कृपा दृष्टि है वह कहाँ विश्राम करती है, तो वे कहते हैं कि कवि के कपालों पे यानी कवि के कपार पे, माथे पे क्या करती है, वह विश्राम करती है। तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। मेरे दोस्तों अभी तक हमने कुल 50 प्रश्नों का सही उत्तर देखा। आप सभी जवाब देंगे कि आपने 50 में से कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं बाकी जो बचे हुए 50 प्रश्न हैं उनका। अब यहाँ से मेरे दोस्तों आपका व्याकरण क्या होता है शुरू होता है। तो चलिए व्याकरण में देखते हैं। तो व्याकरण में पूछ रहा है कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ वर्ण की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो उसमें कंठ और तालु दोनों रहता है। क्या रहता है, कंठ और तालु दोनों रहता है। दांत और ओठ की बात करें तो वह कहाँ है, वह है, कौन सा है, वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है। मूर्धा की बात करें तो ट वर्ग जो आपका होता है या मूर्धन स जो होता है वह क्या होता है, मूर्धा होता है। तालु की बात करें तो य होता है और च वर्ग जो रहता है वह किससे होता है, तालु से होता है। वहीं ल वर्ण के उच्चारण स्थान की बात करें तो ल जो होता है मेरे दोस्तों वह किससे होता है, तो वह दंत से होता है। किससे होता है, दंत से, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क वर्ग का किससे होता है, कंठ से। ह जो रहता है वह भी किसमें होता है, कंठ से। ओष्ठ से होता है, प वर्ग जो रहता है और छोटा ऊ बड़ा ऊ जो रहता है वह किससे होता है, ओष्ठ से होता है। और दंत से अभी बताई कि वह और वह जो रहता है वह किससे होता है, दंत और ओष्ठ से होता है। अगला है प्रश्न कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो अनुनासिक वर्ण है मेरे दोस्तों उनकी संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। अगला है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है। तो मेरे दोस्तों अगर अघोष वर्ण की हम क्या करें, बात करें तो इनमें से कौन सा है अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण जो आपका हो जाएगा वह सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो आपका ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला है 55 नंबर, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, तो उसे निर्नुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्नुनासिक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 56 नंबर प्रश्न है कि उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो जिस सुर को, जिस लय के कारण किसी शब्द का अर्थ बदल जाए उसको अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुतान। जब उच्चारण के आधार पर क्या हो जाता है, जैसे हमारा सुर कितना तान करके किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं उसके आधार पर अर्थ बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। अगला है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि। संधि के मेरे दोस्तों प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला है 58 नंबर प्रश्न है कि प फ ब म और प वर्णों के पहले आने वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है। यानी अगर इसके पहले, जैसे देखिए अगर हम क्या करें कि कोई उदाहरण लिखें कि अगर प फ ब, जैसे अगर हम क्या लिखते हैं, तो देखिए यह क्या है, ब है। ब से पहले क्या है, अनुस्वार दिया है। क्या दिया है, अनुस्वार। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, बम्बई, यानी म के उच्चारण से मान। तो किसके समान, म के समान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है मेरे दोस्तों, देवनागरी में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। 60 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग आ जाता है। तो मेरे दोस्तों अगर अंग्रेजी के जिन शब्दों में व ध्वनि का प्रयोग हो उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका क्या होता है, प्रयोग आ जाता है। तो उसमें अर्धचंद्र का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अर्धचंद्र का। या केवल चांद ऊपर दे देते हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र। अगला है 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसमें अगर अलग अलग करके अगर मेरे दोस्त देखें तो निरूपाय का मतलब क्या होता है, निधन क्या हो जाएगा, उपाय हो जाएगा। क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, निधन उपाय। निरूपाय का क्या हो जाता है, निधन उपाय। यशोदा का क्या हो जाता है, यशधन क्या हो जाता है, दा हो जाता है। क्या हो जाता है, यशधन दा।
वहीं शयन का अगर देखें तो क्या होता है, से धन क्या होता है, अन होता है। क्या होता है, से धन अन। तो कह रहा है कि स्वर संधि, तो इसमें देखिए किसकी मात्रा, ऐ की मात्रा है। किसकी मात्रा, ऐ की मात्रा। और इसमें क्या है, अ, और ऐ और अ मिलकर क्या बनता है, सॉरी ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ए की मात्रा है तो ए की मात्रा है तो ए धन अ मिलकर क्या बन जाता है, य बनता है। क्या बनता है, अय। तो क्या हो जाता है वह, शयन। तो इसी में स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद। तो पंचम शब्द का अगर संधि विच्छेद देखें मेरे दोस्तों, तो अगर हम क्या करते हैं कि इसको अलग करते हैं, तो अलग करने के अगर अनुस्वार रहता है तो अनुस्वार म में बदल जाता है। किस में बदलता है, म में। तो इसमें कौन सा दिया है, तो पम धन चम दिया है। क्या दिया है, पम धन चम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, यदि तत्सम शब्दों में तलाबिसा हो तो उसके तद्भव में कौन सा वर्ण होगा, तो वह मूर्धन्य हो जाता है। क्या हो जाता है, मूर्धन्य। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है। तो पूर्ण विराम इसमें से कौन सा है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है वह पूर्ण विराम है। यह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह कौन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और यह कौन सा है मेरे दोस्तों, तो उद्धरण चिन्ह है। कौन सा चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अगला है, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। तो ऐसे चिन्ह को मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। जैसे क्या लिख दे, दिन और दिन रात। क्या लिख देते हैं, दिन रात। तो यह बीच में क्या हो गया, योजक चिन्ह। इसी को क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोला जाता है। अब यह दोनों मिलकर के एक समस्त पद बनता है, लेकिन अपना अपना इनका क्या रहता है, अर्थ रहता है। अगला है 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक की अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो इसमें से कौन सा है, पानी। पानी जो है वह क्या है, द्रव्यवाचक है। दल जो है वह क्या है, आपका समूहवाचक है। क्या है, समूहवाचक। होली जो है वह त्यौहार का नाम हो गया, तो वह एक नाम है। तो नाम और भी कौन सा, तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो शब्द की जाति को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, तो अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अव्यय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर कि निम्नलिखित में कौन बहुवचन है। तो बहुवचन की बात करें मेरे दोस्तों, तो इसमें से कौन बहुवचन है, तो कह रहा है सड़क नहीं होगा, शाखा यह भी नहीं होगा, वार्ता, और इसमें से क्या अगला क्या है, नारी वृंद। इसमें से कह रहा है कि बहुवचन कौन सा हो जाएगा। इन दोनों में थोड़ा सा क्या है मेरे दोस्तों, कन्फ्यूजन है कि नारी वृंद या क्या होगा, वार्ता। यह दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग जवाब देंगे कि इसमें दोनों में से कौन सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग की बात करें मेरे दोस्तों कि इनमें से कौन सा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वह कौन हो जाएगा, खीरा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द की बात करें मेरे दोस्तों, तो इत्र जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग है। चिंता जो है वह भी क्या है, स्त्रीलिंग है। गंध जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। कौन सा, गद्दा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला है 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विभक्तियाँ अधिकरण कारक के हैं। तो अधिकरण कारक के मेरे दोस्तों कौन होता है, तो मे और पर होता है। क्या होता है, मे और पर। हे, अजी, अरे, हो, अहो, यह जो दिया है यह संबोधन कारक का है। किसका है, संबोधन कारक का। यह संप्रदान कारक का है। किसका है, संप्रदान कारक का। और यह संबंध कारक का है। कारक के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्तों, 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 8। अगला प्रश्न है 72 नंबर कि जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें किसका प्रयोग होता है। तो कह रहा है ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है, ने और को का प्रयोग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो लगना, जाना, जैसे अगर लिखें कि उसे बाजार जाना है, या उसे यह लगता है, वह यह कर सकता है, क्या इसमें ने का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सहायक क्रियाएं आती है, उनमें ने का प्रयोग होता है, तो नहीं, उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ने का प्रयोग नहीं होता है, यह दिया है क्या, ने का प्रयोग नहीं होता है। तो बिल्कुल ने का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला है 73 नंबर प्रश्न है कि लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है।
तो लड़का पेड़ से गिरा, अलग होने का बोध हो रहा है, तो उसको अपदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपदान कारक। अगला है 74 नंबर प्रश्न है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? अगर अकेले किसी चीज़ों का अगर शब्द को हम, जैसे यह पद क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द। यह एक प्रकार का क्या है? शब्द है। लेकिन इसी शब्द को किसी वाक्य में शामिल कर देते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? पद कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो सर्वनाम की संख्या हिंदी में कुल 11 है। कितनी है? 11। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। 76 नंबर प्रश्न है कि वह, वे, यह, ये किस पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है? तो यह किस पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है? तो मेरे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। पहला जो होता है वह उत्तम पुरुष, जिसमें मैं और हम शामिल होता है। किसमें? मैं और हम। मध्यम पुरुष में तुम क्या शामिल होता है? तुम लोग, यह सब मध्यम पुरुष में। और यह जो होता है वह अन्य पुरुष में शामिल होता है। किसमें होता है? अन्य पुरुष में। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में आप लोग याद रखेंगे कि इसमें सबसे पहले उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। लेकिन संस्कृत में अलग होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या? उत्तम पुरुष। और इसमें क्या हो जाता है? पहले उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर क्या? अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है 77 नंबर कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे तो क्या कहते हैं? विशेषण। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं? यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। जो विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है? विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। अगला है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो इसमें साहसी क्या है? विशेषण। उसकी विशेषता क्या बता रहा है? बड़े। तो बड़े जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर कि क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? तो उसको धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। काल कितने प्रकार के मेरे दोस्तों? तो काल जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अव्यय कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, विकारी और क्या? अविकारी। अगला प्रश्न है, वह भी एक प्रकार के शब्द ही, सॉरी, अव्यय जो होता है वह अविकारी को क्या कहा जाता है? विकारी को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? तो कालवाचक यानी समय को बोध कौन करा रहा है इसमें से? तो समय का बोध अगर देखें तो कह रहा है कि दूर, यहाँ से, अब से, तले। तो इसमें अब से जो है वह समय का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? समय का। इसलिए यह क्या हो जाएगा? कालवाचक अव्यय हो जाएगा। अगला है 81 नंबर। इससे पहले मेरे दोस्तों अभी तक हमने कितने प्रश्न देख लिए? 80 प्रश्न क्या कर लिए? देख लिए। आप सभी ने 80 में से कितने सही प्रश्नों का जवाब दिया है आप सभी जरूर बताएंगे। बाकी बचे मेरे दोस्तों 20 प्रश्न। इस 20 प्रश्नों को भी क्या करते हैं? चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में बलदायक निपात कौन है? यानी किस पर जोर देकर के बात की जा रही है? तो इसमें कौन सा? तो ही तक पर कौन? यह जो शब्द होते हैं यह बलदायक निपात होते हैं। क्या होते हैं? बलदायक निपात। यानी जिस पर ज़्यादा जोर देकर क्या की जाती है? बात की जाती है। अगला है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार? तो रचना या बनावट के प्रकार से शब्द के जो होते हैं वह 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। वहीं अगर बात करें मेरे दोस्तों अर्थ के आधार पर तो 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक, जो किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर मेरे दोस्तों अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। और रचना या बनावट के आधार पर 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 जो होते हैं वह तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और अर्थ के आधार पर 2 होते हैं। कौन कौन? सार्थक और निरर्थक। अगला प्रश्न है 83 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो इसमें से तत्सम शब्द में दोस्तों पूछ रहा है कौन है?
तो बात करें आग, चंचू, डोंगा, कीमत, तो इसमें से तत्सम शब्द पूछ रहा है। तो आग जो है वह क्या है, तद्भव है, क्या है, तद्भव। कीमत जो है वह क्या है, वह भी क्या है, तत्सम शब्द, वह भी नहीं है। डोंगा, डोंगा का अर्थ मेरे दोस्तों ये शायद ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए कि एक कटोरा, समझ लीजिए क्या, कटोरा, तो यह डोंगा शब्द जो है वह क्या है, तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द। अगला है सुभाषित शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले जुड़ा हो, शब्द का वह अंश जो शब्द के पहले जुड़ा हो उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। और जो शब्द का वह अंश जो शब्द के बाद में जुड़ा हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है सुभाषित में कौन सा उपसर्ग है, तो सुभाषित में अगर बात करें तो सु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, खिंचाव शब्द में प्रत्यय। अभी बताए प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के बाद में जुड़ा हो, तो खींच धन क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खींच धन आव। तो आव जो है वह क्या है, प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय। तो इसमें क्या हो जाएगा, आव क्या हो जाएगा, प्रत्यय। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, यानी सही तरीके से इसमें से कौन सा क्या किया गया है, लिखा गया है। तो बात करें शुद्ध शब्द की तो देखते हैं पूर्व संचित नहीं, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा पूर्व संचित में। विचरण यह भी बिल्कुल सही नहीं है। चित्कार क्या है, चित्कार कह रहा है, तो चित्कार जो है यह बिल्कुल क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर, कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, यानी अशुद्ध ही तरीके से कौन सा इसमें क्या किया गया है, लिखा गया है। तो चलिए अशुद्ध की बात करते हैं कि इसमें से अशुद्ध कौन है। तो जीर्णोद्धार क्या है, शुद्ध है। चरितार्थ भी क्या है, शुद्ध है। निविड़ भी जो क्या है, शुद्ध है। जिजीविषा भी जो है वह क्या है, अशुद्ध है। इसमें क्या रहेगा, बड़ी की मात्रा। अगला है सौर शब्द का क्या है मेरे दोस्तों, सौर शब्द का अर्थ होता है, तो सौर का अर्थ होता है क्या, सलीका, क्या होता है, सलीका। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है। तो वाक्य जो होते हैं मेरे दोस्तों अगर देखा जाए तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन। एक होते हैं सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, और तीसरा जो होता है वह संयुक्त वाक्य होता है। क्या होता है, संयुक्त वाक्य। साधारण या सिंपल जिसमें एक ही प्रकार के, एक ही उद्देश्य और एक ही करता हो उसको क्या कहते हैं, सब सरल या साधारण वाक्य। जिसमें कि ज्यों त्यों क्योंकि यह सब जुड़ा हो उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। और जिसमें तथा और यह सब जो जुड़ा हो उसको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। तो इसमें देखिए यह क्या हो जाएगा, लड़के अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यह साधारण हो जाएगा, यह सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरल या साधारण। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यह भी सरल हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और दिया है, तो और दिया है, तो यह कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। उसने कहा, अगर की दिया है तो वह आपका क्या होता है, मिश्र होता है। क्या होता है, मिश्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न है कि अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो अल्प शब्द, अल्प मतलब कम होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो बहुत हो जाएगा, और बहुत के लिए क्या होता है, बहु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला है 91 नंबर प्रश्न है कि जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो उसको कृतज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृतज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 92 नंबर प्रश्न है कि जो बहुत बोलता है, तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाचाल। तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ। जो 2 बार जन्म लिया हो उसको क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। अगला है इंद्र शब्द का पर्यायवाची। तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वज्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वज्री, यानी वह वज्र धारण करते हैं इसके कारण उनको वज्री कहा जाता है। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वज्री। अगला प्रश्न है 94 नंबर, कि नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द।
तो नौका शब्द का पर्यायवाची मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें से, तो उड़ूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ूप। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य की अगर बात करें कौन सा है, तो दिनकर ने उर्वशी लिखा है, यह सही है। तुम मैं और वह चलेगा, सीता ने झूठ कहा था, लड़की ने दही गिरा दी। अब देखिए मेरे दोस्तों कह रहा है शुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल क्या है, सही है। मैं तुम और वह, या वह मैं और तुम चलेंगे, या सीता ने झूठ कही थी, यह इस प्रकार से होगा। लड़की ने दही गिरा दी, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी मेरे दोस्तों, इसमें से सही उत्तर दिनकर ने उर्वशी लिखी है, तो लिखी है इसमें आएगा। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा, लड़की ने दही गिरा दी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है, यानी सही इसमें से कौन नहीं है। तो लिखा है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, उनका बहुत सम्मान हुआ, मेरे लिए पढ़ता हूँ, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। तो यह सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। यह ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल क्या है, गलत है। मैं इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ, सही क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ। 97 नंबर प्रश्न है कि दिल कड़ा करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, साहस करना। क्या होता है मेरे दोस्तों, साहस करना। ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 98 नंबर कि निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है। तो हार मानना इसमें किसके, तो घुटने टेकने का अर्थ मानना होता है क्या, हार मानना। क्या होता है, हार मानना। चेहरा उतरना, लज्जित हो जाना। अगला प्रश्न है 99 नंबर कि आप भला तो जग भला लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। नहीं, आप भला तो जग भला, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसके सही अर्थ की अगर बात करें तो किसी तरह का दायित्व नहीं होगा, बिल्कुल एक साथ दो कामी भी नहीं होगा। अपनी अच्छाई रहने पर इस संस्थान की अच्छाई मालूम पड़ना, या दो प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्तियों का एक साथ रहना। तो अपनी परछाई पर सच्चाई का मालूम पड़ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है अंतिम नंबर प्रश्न 100 देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का अर्थ है। तो देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्तों, वह क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों हमने कितने प्रश्न देख लिए, 100 प्रश्न देख लिए जो आपके बिहार बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया मॉडल पेपर, उसका आंसर था। उम्मीद है कि आप सभी को यह क्लास या सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो अंततः जो ऑब्जेक्टिव है वह लगभग क्या है, ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो परेशान करने वाले क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से तैयारी किया है तो आप परेशान नहीं होंगे, आसानी से आपका बेहतर तरीके से आपका पेपर क्या होगा, बीतेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।